अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे तो एक ही मेरे ख्याल में ऑफिस ऐसा बचा था जहाँ पे उनकी पसंद का बंदा आना बाकी था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनके मामलात आगे बढ़ नहीं सके और उसको वो निकालने में भी कामयाब नहीं हो सके और वहीं से उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई। ये जो उनका तीसरी टर्म है एज़ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उनकी मर्ज़ी और मंशा का बंदा मौजूद है, ममनून साहब है, उनके ममनून रहेंगे। आर्मी चीफ़ उनकी नॉमिनेशन उनकी पसंद से बन चुके हैं और पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस जो बड़े पावरफुल रहे, 13 साल इस ऑफिस पे मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से और चीफ़ जस्टिस की हैसियत से 2000 में आए थे, वो कल उनके लिए फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और उनकी टर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो नए चीफ़ जस्टिस जो हैं तसद्दुक़ हुसैन जिलानी, गो इसमें चॉइस का दखल कम है, अब एक कानून मौजूद है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो शायद नवाज शरीफ के साथ बेहतर तरीके से चल सकें। उतने तगड़े चीफ़ जस्टिस ना हो जितने इफ्तिखार चौधरी साहब इन ऑफिस रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए वो बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि हेजिटेट कर रहे थे फैसला लेते हुए कि कोर्ट्स पकड़ लेंगी, बंदे को ट्रांसफ़र किया तो हो सकता है कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, वो चीज़ें सारी जो थी उनके लिए रुकावट वो कल अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएंगी। तो नवाज शरीफ साहब ड्रोन का मसला हो, गुड गवर्नेंस हो, इकॉनमी को ठीक करना हो, एनर्जी शॉर्टेजेस हो, पॉवर्टी हो, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है, इन जैसे मसाइल हैं, इसका कोई हल निकाल पाएंगे? ये बहुत से सवालात हैं जिनका आज के प्रोग्राम में हम अहाता करने की कोशिश। इसके अलावा कल उनकी जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी से मीटिंग थी उसके बाद जो खबरें शाया हुई, कहा यह गया कि डिफेंस ऑफिशियल ने जो ब्रीफ किया है उन्होंने कहा कि वो चक हैगल साहब ने बड़ा क्लियरली नवाज शरीफ साहब को कहा कि अगर नेटो सप्लाईज़ हमारी जो है उसमें रुकावट बनेगी तो आपकी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री असिस्टेंस है वो हमें देते हुए हो सकता है तामुल हो, हम रोक लें, हमारे जो कांग्रेसमैन हैं वो उसके ख़िलाफ़ वोट कर दें। इसके अलावा मिसिंग पर्सन का इशू है जिसके ऊपर कोर्ट ने आज कहा है कि वो फ़ौज के पास है, फ़ौज ने जवाबी तौर पर कहा है कि हमारे पास नहीं है, पूरा फैसला तफसीली आ जाए तो हम इसके ऊपर हो सकता है नज़रसानी की दरख्वास्त करें। तो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर मिसिंग है, उसका क्या हाल है? हमारे पास आज शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर खान तरीन साहब आपको वेलकम करता हूँ। इसके अलावा कराची से हमारे साथ होंगे जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब और डॉक्टर अताउर रहमान साहब दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे पास होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब लाहौर से, शाह साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। तरीन साहब आपसे आगाज़ करना चाहता हूँ, नवाज़ शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर बहुत से चैलेंजेस है, आसान काम नहीं है, अमन अमान ठीक करना है, तालिबान का इशू है, अफगानिस्तान से यूएस विड्रॉल है, ईस्ट वेस्ट दोनों तरफ से सैंडविच हुआ हुआ है पाकिस्तान, क्या इन चैलेंजेस को टैकल कर पाएंगे? देखें, इनकी हमने पिछले 5 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर इस बात को हम जज कर सकते हैं। और मैं बताऊं आपको नदीम के चैलेंजेस तो पाकिस्तान के बहुत हैं और ख़ुद जो इलेक्शन हुई है इसमें जो जिन पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया है उन्होंने इस चैलेंजेस को फेस करने का जो इरादा है वो तो उनका पहले से बन गया कि हाँ हम इनको चैलेंज को फेस करेंगे, आप हमें इलेक्ट करें, हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में बेहतरी लेके आएंगे। इस 5 महीने में, और 5 महीने का पीरियड इतना नहीं है जिसमें आप समझें कि चीज़ों का हल निकल आएगा, मगर ये बात ज़रूर है कि इस 5 महीने में इनके पास बहुत टाइम था कि कम अज़ कम मुख्तलिफ शोबों में अपनी कम अज़ कम सिमत तो सही कर लेते ना, कम अज़ कम रास्ता तो इख्तियार कर लेते जिस रास्ते पे चहलकदमी शुरू हो जाती। वो पहला कदम जो लेना चाहिए था, पहला लिया कदम कि नहीं लिया? नहीं लिया। देखें, इन्होंने ये कन्फ्यूजन के शिकार रह गए 5 महीने में। इनको कभी एक तरफ भागते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूसरी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ये मेरे हिसाब से ये इस तरह की हुकूमत, मेरा भी नहीं ख्याल था कि जो तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, इनके पास एक टीम मौजूद है जो 25-26 साल से इसी लेवल पे काम कर रही है। इतने ऐसे लोगों के होते हुए इनकी जो लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ क्लियर थिंकिंग जो है ना, वो मुझे नज़र आ रही है। और इसकी बुनियाद पता है क्या है मेरा ख्याल में, जो बड़े अफसोस की बात है कि इनमें वो पॉलिटिकल विल, वो सियासी विल नहीं है इस मुल्क के अहम फैसले करने के लिए। जो ये इतने पुराने मसले हैं उनको हल करने के लिए अब आपको पॉलिटिकल विल इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ें करनी है जो पहले पाकिस्तान में नहीं की। जनरल मोइन साहब, क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब हिचकिचा रहे हैं, वो तालिबान के मसले का हल हो, आपके पीस एफर्ट्स करनी हो? कराची के हवाले से उन्होंने एक मुश्किल फैसला लिया, उस पर मुझे लगा था कि बड़े डिसाइसिव है, कमिटेड है, लेकिन जो बड़ा चैलेंज है कि आपको केपीके के अंदर एक सिचुएशन दरपेश है, बहुत से 45-50 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ आपने एक हल निकालना है, उसके ऊपर लगता है डिसाइसिवनेस हमारी लैक कर रही है। इसी तरीके से ये मिसिंग पर्सन जैसे मसाइल हैं जहाँ पर एक आपको कानून साजी की ज़रूरत है, उन लोगों को रेगुलराइज करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए। आप उन्हें गायब नहीं कर सकते, किसी कानून के तहत उन्हें आप पकड़ सकते हैं। वो लगता नहीं है कि वो कमिटमेंट लैक करती है, या परहैप्स वो फैसला साजी की कुव्वत जो है वो मौजूद नहीं है? जी एक तो मैं अर्ज़ करूँगा, जो आपने कहा कि ये अभी जुडिशरी का एक नया दौर शुरू हो रहा है और इनको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगी
अपॉइंटमेंट्स पे लोगों को लाने के लिए। देखिए, अगर आप सही लोगों को सही जगह पर लगाएंगे तो किसी ना कोर्ट को एतराज़ होगा, ना पब्लिक को एतराज़ होगा, ना मीडिया को एतराज़ होगा। और होना यही चाहिए कि सबसे बेहतरीन आदमी जो है ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, बाकी महकमों में जो टैलेंट है उनको सामने लाकर उन जगहों पर लगाया जाए। उस पर तो ज़ाहिर है कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं उठना चाहिए। अब जो गंभीर मसले पाकिस्तान को दरपेश हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम उनको, वो कहते हैं कैच द बुल बाय द हॉर्न। अगर आपने तालिबान के साथ, जाहिर है कि ये सिचुएशन इस तरह नहीं चल सकती कि बमबारियां होती रहें, खुदकुश हमले होते रहें, लोगों के गले काटते रहें। ये तो किसी महज़ब माशरे में बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हो नहीं सकता। तो डायलॉग कर रहे हैं तो डायलॉग करें, और डायलॉग में अगर लोग राय रास्त पर नहीं आते तो जाहिर है फिर उनके खिलाफ एक पॉलिटिकल बिल दिखा के एक्शन लेना होगा। जहां तक कौम का जनाब मोइन साहब, ताल्लुक है, सिर्फ जहां तक उन असेंबली ग्रुप्स का का ताल्लुक मसला है, तो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब आपने पिंडी में जो कुछ देखा, या कराची में उसके जवाब में जो कुछ देखा, या उसके बाद में गुजरांवाला और लाहौर में जो कुछ जी हुआ, सेक्टेरियन हमारी जी वो जी जमातें जो जी। मजहबी जमातें, सियासी जमातें हैं, देखिए उनके अंदर बाकायदा मिलिटेंसी मौजूद है। सिर्फ वो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र नहीं, ये कालादम देखिए नदीम तंजीमों का मलिक जिक्र साहब, नहीं है। बात ये तो है, चैलेंज बड़ा क्लियर ये है। तो साला साल से हो रहा, बिल्कुल क्लियर है, साला साल से ये काम हो रहा है। सेक्टेरियन जमातों को खिलाफ कानून करार दिया जाता है, वो अपना नाम बदली करके वही काम शुरू रखती हैं, और स्टेट दूसरी तरफ देखती है, उनको पकड़ती नहीं है। हम इस मामले में बहुत ढीले और कमज़ोर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब इन बातों का वक्त गुजर चुका, अब एक्शन का वक्त है। और जहाँ तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत करने के लिए कौम उनके पीछे खड़ी है, मेजॉरिटी जो है कौम की, असम्बली पीछे खड़ी है, फौजी और सिविल लीडरशिप में यकसुई है। तो ये ऐसे हालात हैं जिसके अंदर उनको हिम्मत करके इनको टैकल करने की तरफ बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। अब रहा मिसिंग पर्सनस का मसला, ये हम काफ़ी ऐसे सुन रहे हैं कि कई 100 आदमी, कई हज़ार आदमी जो सवात के ऑपरेशन के अंदर पकड़े गए थे दहशतगर्द, अब उनको सिविल इंतजामिया टेक ओवर करने को तैयार नहीं थी, और उनको समझ नहीं आ रही थी कि डिटेंशन सेंटर्स बनाएं, कहाँ पे रखें, क्या करें। तो एडहॉक अरेंजमेंट्स हुई। इस पे कानून साजी अब तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से हुई है या किसी और नाम से करके इनको रेगुलराइज करना चाहिए, इनको जुडिशल लॉकअप में भेजना चाहिए और इन पर मुकदमे चलने चाहिए। तो यह मसला भी ऐसा नहीं है जो हल ना हो सके बलूचिस्तान में, इससे प्रायोरिटी पे इसको हल करना इस वक्त ज़रूरी है। एक कानून के तहत इसको हल करने की जरूरत है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, इकोनॉमिक इश्यूज में, एनर्जी सेक्टर में लोगों ने बहुत तनकीद की कि 500 बिलियन एकदम से सोचे समझे बगैर दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद एज ए फर्स्ट स्टेप, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम थी, लोग बड़ी मुश्किल में थे, तो ठीक है, चलो 10-20 अरब रुपए हो सकता है गलत चले गए हों, लेकिन मसला तो हल किया, लोड शेडिंग में कमी आएगी। लेकिन आपने बजट साइड पे देखा तो मूवमेंट आपको फॉरवर्ड नज़र नहीं आई। आपने IMF से एग्रीमेंट की तो आपकी रुपये अंडर प्रेशर आ गई, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई, आपकी ग्रोथ स्टाइफल होगी, नीचे आ गई। तो आपको लगा कि चीज़ें उलट सिमत में जाने लग गई हैं, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन नहीं हुई, तो वहाँ पे वो फैसला साजी नज़र नहीं आई, वो कमिटमेंट नज़र नहीं आई। क्यों? आई थिंक एक तो बात बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है कि कॉम्पिटेंस का फुकदान है, और जो इश्यूज जहाँ पे एक चीज़ तो है कि गवर्नमेंट जहाँ पे स्पेंडिंग करने का वक्त आता है तो वो नोट छाप के भी स्पेंडिंग कर देती है, लेकिन कोई रिफॉर्म एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बेसिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो उस तरफ मेरा ख्याल बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। और मेन इशू ये भी है कि कोई रिफॉर्म माइंडेड गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट आई थी, दे थॉट कि बड़ी जल्दी ये सारा कुछ ठीक कर लेंगे, प्रोजेक्ट्स चाइना तक चल पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट जो है वो आनी शुरू होगी और वो संभाली नहीं जाएगी। लेकिन ऐसी नहीं हुई, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी ओवरबर्डन है, इसको डीरेगुलेट कोई नहीं कर रहा। हमारे शहरों में आप देख लें, उसमें कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा। हालांकि पाकिस्तान में जितनी अर्बनाइजेशन तेज़ी से हो रही है, हमारी सिटीज़ को तो ग्रो करना चाहिए बहुत तेज़ी से, लेकिन वो उसकी रेगुलेशन जो है उसने सबको ठप किया हुआ है। इसी तरह बाकी जो एनर्जी सेक्टर में देख लें, अभी तक पावर मार्केट की किसी ने बात ही नहीं की। वो उसी पुराने सिस्टम में और पैसा फेंक रहे हैं और वो पैसा डूबता जाएगा। ये जो सर्कुलर डेट है अब 200 अरब से ऑलरेडी फिर ओवर 200 बिलियन का हो चुका है, और जो कलेक्शंस थी वो पिछले साल से भी अब कम होती जा रही हैं। जो आप प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं उनका फाइनेंशियल क्लोज नहीं हो रहा। आई मीन
जिस बेसिस के ऊपर आप कर रहे हैं कि कोल बेस होगा, वो मुझे लगता नहीं है कि अगले 10 साल में भी वो मुकम्मल हो सकता है। सो आई थिंक बेसिक रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को निकलना पड़ेगा कि हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। प्रोजेक्ट्स में तो सारा जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है वो तो आती प्रोजेक्ट्स में है। मेन काम बिल्कुल, हाथ गवर्नमेंट पे का हाथ इस धर वक्त के है बैठे कि रहेंगे तो काम रिफॉर्म्स आगे करें। नहीं चलेगा। आपको डॉक्टर अताउर रिफॉर्म्स रहमान करनी साहब, आपने पड़ेंगी, एक सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। गैस सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के हवाले से मैंने आपके आर्टिकल्स देखे हैं। ईरान गैस पाइपलाइन हो, क्या हमारे यहाँ वो पॉलिटिकल लेवल वो मौजूद है कमिटमेंट का जो हमें आगे ले जाने के लिए रास्ता हमारा हमवार कर देगा, या अभी हम खाइफ हैं कि वाशिंगटन नाराज ना हो जाए? गो अब तेहरान और वाशिंगटन में कुर्बतें बढ़ गई हैं, गुंजाइश पहले से ज़्यादा है। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमें क्या करना है, ये तो बात बहुत वाज़ेह है, और एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेज ने हाल ही में एनर्जी सेक्टर पे शाया की है, जिसमें उन्होंने मसाइल भी बताए हैं क्या हैं, उनके हल भी बताए हैं। अब जो है वी हैव टू गो अहेड एंड डू इट। असल मामला है कि जो कुछ हमने आइडेंटिफाई किया है कि कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं या विंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो सिर्फ विजन देना काफ़ी नहीं होता, बहुत से विजन पे काम होते रहे हैं पहले, लेकिन एक क्लियर स्ट्रेटजी और एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान होना लाजमी है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और एनर्जी सेक्टर जो है ये आपको एक लगता है सेक्टर है हुकूमत उस जानिब जा रही है? कोई एक्शन प्लान है इनके पास? जी अभी दिस इज रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि अभी तक कोई वाजे एक्शन प्लान सामने, कोई प्रोजेक्ट्स जो कि मंजूर हुए हों और जो इम्प्लीमेंट हो रहे हों ग्राउंड में, वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सिर्फ एनर्जी का सेक्टर से मैं हटकर ये बात करूंगा कि हमें जो इक्तिसादी मसाइल हैं, जो सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए ये हमारे लिए लाजमी है कि हम जो इस वक्त नेचुरल रिसोर्स बेस्ड मेंटालिटी है कि मुल्क में गैस पैदा हो रही है या ये रिसोर्सेज हैं, इससे हटकर हम एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारी असल कुव्वत जो है वो उन 10 करोड़ नौजवान अफराद में पोशीदा है, जो 18 करोड़ की आबादी में से या 19 करोड़ की आबादी में से जो मेजॉरिटी है वो यंग लोगों की है। तो जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे इनमें और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, जिसमें हाई टेक गुड्स की तरफ ना जाएं, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इन सब चीज़ों की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और एक क्लियर एक रोड मैप मेरी निगरानी में बनाया गया था, जो कि कैबिनेट ने 2007 में मंजूर भी किया था, जो कि जिसमें हर सेक्टर में प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए थे, कॉस्ट आइडेंटिफाई की थी, और 12 PhDs इकोनॉमिक्स में उसमें शामिल थे, जिन्होंने इंटर 3 प्रायोरिटीज़ करके ये तय किया था कि क्या चीज़ की जाए फौरी तौर पे, क्या चीज़ मीडियम टर्म पे, क्या चीज़ लॉन्ग टर्म पे। तो जब तक कि एक क्लियर स्ट्रेटेजिक अप्रोच नहीं होगी, जब और उसको एक फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो मेरी राय तो यह है कि हर मिनिस्ट्री के साथ एक थिंक टैंक होना चाहिए, हर सेक्रेटरी के साथ जो टॉप ब्रेन्स हैं मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, उस थिंक टैंक में उनको गाइडेंस दें, इनपुट्स दें कि भाई ये आप काम करें, उसके हिसाब से ये आगे बढ़े तेजी से। तरीन साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। आपने कहा था कि वो पहला कदम जो लेना चाहिए था इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए, वो लिया नहीं। तो अब हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। सिक्योरिटी के हवाले से जनरल मोइन कहते हैं कि वो चीज़ें हो सकती हैं या करना चाहिए, किया नहीं। डॉक्टर अता कह रहे हैं अपने एरियाज़ के हवाले से कि ये चीज़ें करनी चाहिए, मालूम नहीं होगा कि नहीं। सलमान शाह साहब कहते हैं इकनॉमिक और एनर्जी एरियाज़ के अंदर ये चीज़ें करनी चाहिए थी, रिफॉर्म ओरिएंटेड कुछ नहीं किया। तो फिर हम किस जानिब बढ़ रहे हैं? हम जी कन्फ्यूजन के शिकार हैं। मुल्क को बहुत इस वक्त नुकसान हो रहा है। जो महंगाई का तूफ़ान इनकी 2-4 फैसलों ने पाकिस्तान में जो महंगाई का तूफ़ान ये लोग ले आए हैं, इन्होंने ये तो इनको पता होना चाहिए था कि अगर हम तेल की कीमत बढ़ा देंगे, अगर हम बिजली की डबल कर देंगे, अगर हम GST बढ़ा देंगे तो मुल्क में महंगाई होगी। ना करते तो क्या करते? और अगर हम रुपया जो है उसको डिवैल्यू कर देंगे तो यही होगा। देखें बड़ी सिंपल बात है, ये लोग पुराने ज़माने की थिंकिंग जो है ना, इनकी 90s की थिंकिंग, उससे बाहर नहीं निकल रहे और ये अपने सपोर्ट बेस को हाथ नहीं लगाना चाहते। करना ये चाहिए कि हंगामी तौर पर मुल्क में टैक्स कलेक्शन को फोकस करना चाहिए। जो लोग टैक्स देने के काबिल हैं उनको उससे टैक्स लेना चाहिए। हमारा प्रपोजल है, हमने 3 दफ़ा ये इसकी निशानदेही की है। स्टार्ट लें आप, 3 मिलियन वो नादरा ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, वो लोग जो बाहर, जिनके पास एसेट्स मौजूद हैं, जो बाहर ट्रेवल करते हैं, जिनके पास कारें हैं, बैंक अकाउंट हैं, जो टैक्स नेट में नहीं है। आप उन तमाम लोगों को 1-1 लाख रुपए का नोटिस दें कि आप ये फौरी तौर पे जमा कराएं।
उसके बाद आप उनके टैक्स की रिटर्न और जो भी आपने उनको करना बाद में करते रहें। ये पैसे तो आप पहले दें क्योंकि आप साहिब हैसियत हैं। 300 अरब रुपए आपके पास इस तरह से आएगा। इसको आप ऊपर से 3 लाख लोग हैं जो आप कहते हैं नादरा ने 3 मिलियन 3 मिलियन 30 लाख मिलियन है नादरा के डेटाबेस में है। लाख रुपए उनमें से दें। और ये मैं एक 2-3 इकोनॉमिस्ट के साथ मशवरा करके ये बात कर रहा हूँ, मैं वैसे सियासी बात नहीं कर रहा। 300 अरब रुपए अगर वहाँ से आ जाएं, आपको अपनी बिजली नहीं बढ़ानी पड़ेगी, आपको इसके पेट्रोल की कीमतें जो हैं डीजल कंट्रोल करेंगे। अगर आप डीजल कंट्रोल करेंगे तो इकॉनमी का पहिया चलेगा। आपके ज़मींदार काश्तकार डीजल डिपेंडेंट है, बिजली तो आपकी है नहीं। तो ये जो प्रोडक्टिव चीज़ों में, जो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसको हमें सस्ता रखना चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी चले, जॉब्स क्रिएट हो और फिर वो एक साइकिल अपनी साइकिल। एक ब्रेक ले लें जी, इस नुक्ते पे एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये जो चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं इस पर फर्दर राय भी लेंगे कि क्या करना है। इसके अलावा आज इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और सुप्रीम कोर्ट की कोशिशों से कहना चाहिए कि सूबाई हुकूमतें मजबूर हो रही हैं आगे बढ़ने की जानब, लेकिन उन्हें लगता है इमरान खान को कि इसमें धांधली होने वाली, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और क्या हुकूमत उनको टैकल कर पाएगी, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जनरल मोइन के पास चलेंगे। जनरल मोइन साहब, हमने वो तालिबान की कहानी तो डिस्कस कर ली, अब ये फरमाइएगा कि जहां आज स्टैंड करते हैं अब वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या है? फजलुल्लाह आ गया, फजलुल्लाह के बाद कोई और आ जाएगा, हमें कितनी देर इंतज़ार करना है और हमारा नेक्स्ट डिसाइसिव एक्शन क्या होना चाहिएगा? आज कौमी असम्बली ने एक और करारदाद भी ड्रोन हमलों पर पास कर दी है, क्या ये करारदादें ही काफ़ी हैं? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ड्रोन हमलों का, ये पहले भी पूरी कौम जो है और असम्बली कई दफ़ा ये जो है करारदादें पास कर चुकी है। कई दफ़ा हमारे लीडर्स कहते हैं हमने ये मामला हाईएस्ट लेवल पर अमेरिका के साथ, उनके प्रेसिडेंट ओबामा के साथ भी उठाया है, लेकिन वो इस पर गिव इन करने को तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी ऐसे लोग पाए जो अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका के फ़ौजियों को या शहरियों को नुकसान पहुँचाने की इस्तिताअत रखते हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, हम उन पर अटैक करेंगे, ख्वाह वो किसी मुल्क में हों। वो लीबिया में भी ये काम करते हैं, वो यमन में भी ये काम करते हैं, अफ़गानिस्तान में भी करते हैं, इराक़ में भी करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। और वो इसके ऊपर हम उनको चाहे लॉजिक से बताएं कि हमारी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, हम आपके साथी हैं ऑन वॉर ऑन टेरर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये आपके जो है टेरिटरी के अंदर लोग मौजूद हैं और यहाँ से आके वो अफगानिस्तान में और बाकी जगहों पर वो हमले कर रहे हैं। तो ये उसके ऊपर तो वो तैयार नहीं है। हमने नेटो सप्लाईज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पोजीशन ली हुई है, उसके ऊपर कल हमने वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का एक खबर जो है वो आज अखबारों में हेडलाइन पढ़ ली है कि हम वो कहते हैं आपके डॉलर आप हमारी सप्लाई रोक रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए जो फैसला कुन हो और हमारे इंटरेस्ट में हो? देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर अफ़गानिस्तान वहाँ से निकल रहा है, वो जा रहा है अपने इक्विपमेंट लेकर, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे ख़ित्ते में, हम उम्मीद करते हैं कि उसके जाने से हम कहते हैं काफ़ी मसले खड़े हुए हैं, तो वो अगर जा रहा है तो उसको फैसिलिटेट करना चाहिए कि ना कोई रुकावट डालनी चाहिए। और इस मसले में तो मेरे ख्याल से अगर हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है और रिटर्न मायदा हुआ था सलाले के बाद कि हम उनको ये सप्लाईज जो है वो अनइंटरप्टेड जारी रखेंगे, तो उस पर मेरे ख्याल में एक सूबा अगर इसमें इस किस्म का एक्शन ले तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है इस वक्त और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो वी शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक जो ज़मीन पे हालात हैं, और हमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम दुनिया में तन्हा रह जाएं। सलमान साहब से भी राय ले लूं क्योंकि हमारे पास ये बड़े काबिल लोग हैं, इनकी ओपिनियन मैटर करेगी आपके लिए भी। शाह साहब, आप क्या सुजेस्ट करते हैं, नेटो सप्लाईज रोकी जानी चाहिए या एक हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका के साथ अपने मामला बेहतर करने की? देखिए नदीम, पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं ना वो 3 लेवल्स पे हैं। एक तो डोमेस्टिक हैं और हमने पहले सेगमेंट में उनको अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया। दूसरा लेवल है रीजनल लेवल और तीसरा लेवल है ग्लोबल लेवल। अब रीजनल लेवल में सबसे बड़ा जो हमारे सामने जो चैलेंज है वो अफ़गानिस्तान है। और क्या अफ़गानिस्तान में क्या होगा 2014 के बाद, सेंट्रल एशिया में क्या होगा, ईरान और अमेरिका की प्रोशमा हो रहा है तो उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो उसके बारे में हम भी कंफ्यूज्ड हैं और आई मीन द गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी माशाल्लाह बहुत कंफ्यूज्ड हैं।
और जहाँ तक ग्लोबल बात है वहाँ पे तो आप देखें कि क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसमें मार्केट्स आर सो इम्पोर्टेंट, और हम नेटो के साथ पंगे ले रहे हैं, और जो कि यूरोप और अमेरिका एंड इवन जापान एंड रशिया एंड चाइना जो हैं वो भी हमारे ख़िलाफ़ हैं इसमें। तो हमने तो एक किस्म का ग्लोबल जिहाद में हम चलते चले जा रहे हैं, और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बैठ के बिल्कुल पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं जा रही। हमें आई थिंक वी नीड टू रीअसेस दिस थिंग, और दुनिया के साथ हमें चलना पड़ेगा। आपकी जो सॉवरेनिटी है, सबसे बड़ी सॉवरेनिटी तो इकोनॉमिक होती है। अगर आप इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अपनी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आपकी इकॉनमी ग्रो करनी शुरू हो जाती है 8-10%, अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट जो कि हमें अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए वो आ जाती है, और हमारे लोग जो बेरोज़गार बैठे हैं और बिल्कुल पावर्टी में और मेल न्यूट्रिशन में जिस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है, हम कौन सी देहात पे चले हुए हैं, और हम किसकी गैरत जो है, जो भूखे लोगों की जो हालत है उससे हमें गैरत नहीं आती। सो आई थिंक ये एक दूसरे की जो ब्लेम गेम चल रही है, दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड इन दिस, एंड ये पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई हमें वे फॉरवर्ड नहीं दिखा रहे। हमलों के खिलाफ नफरत है, इसलिए पोलियो वैक्सीनेशन भी नहीं करवानी, तो लाखों बच्चे हैं जो पोलियो वैक्सीनेशन से महरूम हैं। फिर वो कहते हैं ड्रोन हमलों की मुखालफत है, इसलिए पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, मिलिटेंसी बढ़ रही है, इसलिए सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, चेक पोस्टों पर खड़े पुलिस वालों को मार दिया जाता है। हमें हल क्या है इसका? नेटो सप्लाईज पीटीआई वाली अप्रोच, या सम अदर वे जिसकी तरफ हम जाके अमेरिका को या दुनिया को कायल कर सकें, या कोई मिडिल ग्राउंड है इसमें? आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी, बात यह है कि इसके पीछे देखिए कि नेटो सप्लाई जो बंद करने का मकसद क्या था। मकसद ये है कि एक गैर मुल्क आकर आपके अंदर आपके मुल्क पर हमला कर रहा है, और बहुत सारे इनोसेंट लोग भी मारे जा रहे हैं, और आप जो हैं एक भीख का प्याला हाथ में लिए हुए हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें कुछ डॉलर दे दीजिए ताकि हमारा गुजारा हो जाए। नो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन कैन अफोर्ड टू हैव अदर नेशंस अटैक ऑन इट्स टेरिटरीज। हमें करना ये चाहिए कि एक क्लियरली अमेरिका को ये कह देना चाहिए कि हम ड्रोन अटैक्स यकीनन होंगे, लेकिन हम खुद करेंगे। योर ड्रोन विल नॉट बी अलाउड इन आवर टेरिटरी। हम अपने आप इन लोगों से, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, हम लोग इनसे जंग करेंगे। अगर ये रास्ते पे नहीं आते हम इन बमबारी करेंगे, ड्रोन अटैक्स करेंगे, बट योर प्लेन्स एंड योर ड्रोन्स विल नॉट बी अलाउड टू कम इनटू आवर टेरिटरी। अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम उसके दूसरे दिन जितने वीज़ाज इशू हुए हैं जिसके तहत 5,000 10,000 स्पाइस का पूरा नेटवर्क आपने कायम कर दिया है, वो सब वीज़ा कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपके एम्बेसडर को बाहर भिजवा दिया जाएगा। एंड वी हैव टू बाइट द बुलेट। आर यू अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन? क्या आप इज्जत वाली कौम हैं या नहीं? अगर आप इज्जत वाली कौम नहीं है तो आप भीख का प्याला रखें, और ये 2-3 अरब डॉलर के लिए आप अपनी अपनी इज्जत को ख़त्म कर रहे हैं। आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। आप देखिए कि उस ज़माने में 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में अल्टीमेटली IMF से हमने छुटकारा पा लिया था। ये दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, और अमेरिका को आंख में आंख के डाल के देखना पड़ेगा। ड्रोन स्ट्राइक हुई थी 2004 में, पहली ड्रोन स्ट्राइक हुई थी, ये भी ज़हन में लेकिन उसकी क्वांटिटी देखिए कितनी हुई थी। हमने यूएस को अपनी बेसिस दी थी, उसके बाद हमारे लोन रीशेड्यूल्स हुए थे और हमें IMF से डील मिली थी। ये तारीख उस वक्त भी हमें ड्रोन, जी मैं ये कह रहा हूँ, उस वक्त भी हमें ड्रोन अटैक्स जो हुए थे उस वक्त यही करना चाहिए था कि वी शुड हैव सेड दिस इज इनटॉलरेबल, वी विल नॉट अलाउ एनी अदर। किसी मुल्क को हम इजाजत नहीं दे सकते कि पाकिस्तान के ऊपर आके हमला करे। जो कहते हैं आप तो ये गलती की बेसिस दी थी हमने अपनी, और ये चकलाला के ऊपर हम वीजा फ्री एक्सेस दे रहे थे उनको। तो ये क्या गलती पहले की उसको हम कंटिन्यू करें? मैं तो इसमें बिलीव नहीं करता। दैट वाज अ बिग ब्लंडर। गलती की शक्ल में नहीं हो सकता। तरीन साहब, यहाँ आपको डिवाइडेड ओपिनियन है। जनरल मोइन साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब का राय कुछ और है, लेकिन डॉक्टर अताउर रहमान बड़ा स्ट्रांगली आपको सपोर्ट करें। वो तो कह रहे हैं एम्बेसडर को भी भेजें, वीज़ा भी कैंसिल करें अगर ये करते हैं। कोई इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन ये अलाउ नहीं कर सकते। जो डॉक्टर साहब ने बेसिक बात की है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है। अच्छा देखें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन 2-3 चीज़ें जो आपने जिनकी निशानदेही की है। एक तो ये डिफेंस सेक्रेटरी साहब आए अमेरिका के और उन्होंने कहा एड हम डॉलर बंद कर दें। मुझे आप ये बताएं, बिल्कुल खुले दिल से सोच के ऑब्जेक्टिवली बताएं कि 10 साल से एड चल रही है, क्या पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो गए? कर्जा बढ़ गया हमारे 10 साल में जो है ना ऑलमोस्ट 3 गुना कर्जा बढ़ गया है। 50,000 लोग जो हैं वो मर चुके हैं पाकिस्तान में। इसी के दौरान डॉलर जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये एड जो है ना, एड ये एक बीमारी है हमारी,
जब तक हमें एड मिलता रहेगा और हमें इन्होंने वेंटिलेटर पे लगा के रखा हुआ है, जब तक हम ये मुश्किल फैसले नहीं करेंगे पाकिस्तान में जो हमें करने हैं कि पाकिस्तान की अपनी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाएं, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें, तो ये एड का डॉलर के तरीन साहब, हमें बताया जाता है कि आप अमेरिका को खफा करेंगे। आज हमारे पास लकीली आप पैनल ऐसा है जो इस पे राय देने के लिए बड़ा कॉम्पिटेंट है। कहा जाता है कि IMF की आपकी डील खत्म हो जाएगी, यूएस ट्रेजरी की सपोर्ट खत्म होगी तो आपको वर्ल्ड बैंक ADB से लोन नहीं तो मिलेगा। ऐसे करें तो आपके फिर बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भूल जाइए। ऐसे करें, फिर अपनी पार्लियामेंट को मनसूख कर दें, यहाँ आप अमेरिकन एम्बेसडर से पूछ लिया करें कि आपने क्या करना है, अमेरिका ऑर्डर देगा, हम वो काम कर देंगे। आपकी पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन मैटर कर रही जी, ये हुकूमत के ऊपर का दारोमदार है। हमने जो नेटो सप्लाई बंद की है वो हमने इसलिए बंद की है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम अब ये बर्दाश्त और नहीं करेंगे। क्या बर्दाश्त नहीं करेंगे ये मैं क्लियर कर दूँ। बहुत ही डिबेट में लोग फंसा देते हैं गलत बातें करके, सिर्फ बड़ी क्लियर बात है। पाकिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी जो अवाम की 100% रिप्रेजेंट कर रही है अवाम। उन्होंने फैसला किया कि हमें अमन चाहिए और हम अमन के लिए एक डायलॉग के प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं ताकि ये कोशिश की जाए कि डायलॉग के थ्रू अमन आ जाए। ये फैसला हो गया। अस्करी क़यादत भी वहाँ बैठी हुई थी जो इस फैसले में शामिल थी। उसके बाद ये डायलॉग का प्रोसेस शुरू हुआ जो 8-9 साल की लड़ाई के बाद इतना आसान नहीं था लोगों के आपस में बात करना, मगर एक ऐसी इब्तिदा पे पहुंच गए थे हम कि हमारे आपस में मिल के दोनों पार्टीज की बात शुरू होनी थी। ऊपर से एक ड्रोन हमला हो गया। इट इज इररेलेवेंट, इट डजंट मैटर कि कौन मरा उसमें और क्या हुआ। ड्रोन हमला उस वक्त किया गया, तमाम पीस प्रोसेस को सैबोटाज कर दिया, पीस प्रोसेस बंद हो गया। अब बेसिक जो है ना नुक्ता ये है, नुक्ता कि पाकिस्तानी अवाम का फैसला है, हमने डायलॉग करनी है और कोशिश करना है अमन करनी, कोशिश करनी अमन की डायलॉग के थ्रू। अमेरिका का फैसला है कि तुम डायलॉग नहीं कर सकते, हम आपको ड्रोन हमले करते रहेंगे। मैं दोहरा के पूछ लूं, आपका ख्याल है कि अमेरिका ने हकीमुल्लाह महसूद के ऊपर उस दिन ड्रोन हमला किया जो वो शरारत थी ताकि पीस प्रोसेस आगे ना बढ़ सके? ये एक दफा नहीं हुआ, ये 2-3 दफा पहले भी हो चुका है। जैसे ही इस तरह की कोई चीज होती है एक ड्रोन हमला, और वो नहीं चाहते कि हम पीस प्रोसेस में आगे इसका मतलब, लेकिन वो खुद तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। वो खुद बातचीत कर रहे हैं तालिबान से, मगर पाकिस्तान को इजाजत नहीं दे रहे। क्यों? मुझे ये बताएं कि ये इसलिए कि वो समझते हैं कि हम डॉलर की खातिर अपना सेल्फ इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं और वो हमारे साथ जिस तरह मर्जी बिहेव करें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको चुप करके आंखें बंद करके। जनरल मोइन साहब से इसमें, जनरल मोइन साहब आप मुत्तफिक हैं जहांगीर तरीन साहब की राय? जी, मैं इनसे पार्शली मुत्तफिक हूँ। हर कौम को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जब हमारे अपने जो लीडर्स हैं वो इन 65 सालों में हम अपने लोगों को साफ पानी ना दे सके, उनके लिए तालीम के लिए बजट और तालीम में उनको अनपढ़ जाहिल रखा, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पर हम खुद अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हम दुनिया से किस तरह एक्सपेक्ट करें कि दुनिया हमको सर आंखों में बैठाएगी? हम आपस में एक दूसरे गले काट रहे हैं। और ये जो लोग हैं जिनको हम तालिबान कहते हैं, मैं तो इस बात के हक में हूँ कि पहले उनसे मुज़ाकरात ज़रूर किए जाएं, हमेशा इस बात के हक में हूँ। मुज़ाकरात को चांस देना चाहिए, लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब न हो तो फिर एक ठोस अमली कार्रवाई करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अमन लाने के लिए कोई मुल्क इस तरीके से ज़्यादा अरसे तक जो है इसको सहार नहीं सकता जो पाकिस्तान जिस दुख में मुब्तला है, पूरा पाकिस्तान। अब ये लोग जो गले काटते हैं, एक और बात भी है, कहा यह जाता है कि जिस दिन पीस टॉक शुरू होनी थी उस दिन अमेरिका ने ड्रोन हमला करके बेड़ागर्क कर दिया, लेकिन जिस दिन APC ने करारदाद पास की थी उसी दिन फजलुल्लाह ने जनरल न्याजी की असैसिनेशन के बाद एक वीडियो जारी करके उसका क्रेडिट भी क्लेम किया। तो ये दोनों चीजें हुई। अगर अमेरिका ने उस दिन गलत काम किया है तो उसी दिन हमारे उस ग्रुप्स ने भी उससे बढ़कर गलत काम किया है। जनरल को तीन चार बड़े एक्शन किए थे उन्होंने। एक एक्शन था वो जनरल साहब का, और भी एक्शन किए थे। पावर जो है उसका एक बिहेवियर, और हमारे मुल्क में आपस में अगर हम दो फरीक लड़ रहे हैं, उनका एक और चीज है। हमें जो पर्सनल मुझे भी है, आपको भी होगा, फजलुल्लाह स्टेट ऑफ पाकिस्तान से क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, फजलुल्लाह जो है, देखें, फजलुल्लाह को कोई सपोर्ट नहीं करता। जो फजलुल्लाह ने स्वात में किया वो उसकी कोई किसी तरीके से हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। साहब उसको सबने मिलकर अमीर चुना है, सब तरफ के तालिबान ने। मगर मैं आज ये कर रहा हूँ कि इन स्पाइट ऑफ दैट जो हुकूमत वक्त है पाकिस्तान की, फॉलोइंग द APC डायरेक्टिव एंड विद द अस्करी क़यादत ऑन बोर्ड, जनरल न्याजी साहब की शहादत के बावजूद ये फिर से नेगोशिएशन कर रहे थे कि करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ख़त्म करें।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा फैसला था, ये हम चाहे कुछ भी डॉक्टर करें, हमारा सलमान फैसला शाह, था। डॉक्टर ये सलमान शाह। फैसला पाकिस्तान का होना चाहिए, नदीम, अमेरिका बात का ये फैसला है नहीं होना कि चाहिए। ये इंटरनेशनल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में हॉट परस्यूट होती है। अगर आप वहाँ पे आपके बॉर्डर्स खुले हैं उन पे अटैक करने के, डोंट एक्सपेक्ट कि वो नहीं आएंगे। अगर ड्रोन नहीं आएंगे तो बूट्स ऑन द ग्राउंड भी आ सकते हैं। और जहाँ तक ये है कि खुद इंसारी ब्रांड करनी एंड है, ऑफ तो केपीके में यूएस एड के प्रोजेक्ट सारे ये बंद कर दें और वहाँ पे ये सर्विस टैक्स लगाएं, जो कि एक प्रोविंशियल टैक्स है, और टैक्स वहाँ पे इकट्ठा करें लोगों के ऊपर टैक्स। और नया नहीं तो पुराने को बंद करें ना आप, क्यों? अगर नेटो सप्लाई आप बंद कर सकते हैं तो उसको भी बंद करें। और आपने कितने जॉब्स क्रिएट किए हैं केपीके में, और कौन सी आपने वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली है, या वहाँ पे कोई आप टैक्स लगा के बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? आई मीन ये आपने पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब डाला हुआ है और उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। और ये हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन। और जहां तक तल्लक है आपकी जो सॉवरेनिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जो आपकी सॉवरेनिटी है वो वायलेट हो रही है। लेफ्ट राइट एंड सेंटर आपके ताजिक वहां पे बैठे हैं, उज़्बेक्स बैठे हैं, सारी दुनिया के जो टेररिस्ट हैं वो आपके वहां पे नीचे बैठे हुए हैं और आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। यू आर ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और मुझे तो हैरत हो रही है, आप कह रहे हैं कि दो भाई लड़ रहे हैं। ये हमारे भाई नहीं है, ये दो भाइयों की जंग नहीं हो रही है, दुश्मनों की। आपने भाई का है एंड दैट आई मीन वो फिर स्लिप हो गई है शायद आपसे। बात हो गई थी दो भाई की, मैं नहीं आप दो फरीक कह दिया था। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपने दो फरीक कह दिया। बहरहाल बात ये है कि ये आपकी नेशनल प्राइड में भी ये है कि एक मुल्क के अंदर दो आपके निजाम नहीं चल सकते। You have to enforce the writ of the state or writ of the state। ये आपका फैसला नहीं है, ये मेरा जाती फैसला नहीं है। एक एपीसी हुई थी पाकिस्तान की तमाम जो सियासी पार्टियां, तो हम एग्री कर रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं कि सियासी पार्टियों ने सही फैसला किया, डायलॉग होना चाहिए। जनरल मोइन से एक राय ले लें, फिर डॉक्टर अता साहब से पूछें। जनरल मोइन साहब, मैं कहता हूं आप जहांगीर तरीन साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूं कि डायलॉग को चांस देना चाहिए। डायलॉग शुड रिमेन अवर फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन खुदा न खास्ता डायलॉग अगर नहीं कामयाब होता तो उस सूरत में हमको बहुत मजबूत तैयारी के साथ इस मसले को निपटना होगा, कोई चाराकार नहीं है। मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हंगू के करीब वो जो हमला हुआ ड्रोन का टेरिटरी पर, उसके जो आदमी उसमें मारे गए थे वो कौन थे, उनकी लाशें कहाँ ले जाई गई? अब वो अफगानिस्तान के लोग थे जो यहाँ बैठे हुए थे। ज़ाहिर जब इस किस्म का हमारे लूज कंट्रोल होगा, सब किस्म के लोग आके बैठ जाएंगे तो उनके पीछे उनको मारने के लिए भी लोग आएंगे। हम तो यही कहते हैं। लेकिन अगर ये मिसाल हम बुनियाद बना लें ना, तो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर बाराकूह में वो नसीर हकानी की असैसिनेशन हुई है, जो सगा भाई है सिराज का। तो फिर हमारे लिए लिमिट कोई नहीं है ड्रोन की, फिर अगला ड्रोन इस्लामाबाद में आएगा। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपने कहा कि वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन ये अलाउ नहीं कर सकती, तो हमें क्या करना चाहिए जो हम खुद को जिंदा रखने के काबिल भी हो जाए और हमारे दरवाजे और दीवारें जो गिरी हुई हैं, जो जिसका दिल आता कर रहा है वो ना करे? जी, मेरी राय में एक खास टाइम के अंदर इनको डायलॉग का चांस देना चाहिए। 3 महीने 4 महीने, जी 3 महीने 4 महीने कोई एक फिक्स टाइम डायलॉग के लिए रखें और उस डायलॉग के अंदर मौका दें इन लोगों को। और अगर ये उसमें कामयाब नहीं होते तो देन वी शुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट दीज पीपल। उस सारे पूरे आर्म फोर्सेस को मोबिलाइज करना चाहिए और इन सब लोगों को सारा पूरे पाकिस्तान का जो फोर्सेस हैं वो लगा के इन लोगों को साफ करना चाहिए उन टेरिटरी से। वी शुड अटैक एंड विकेट दोस टेरिटरी जो ये गलत लोग आके बैठ गए। डॉक्टर सलमान शाह जो कह रहे थे, आई टोटली एग्री विद हिम एज फार एज दैट इज कंसर्न, कि आप ये इजाजत नहीं दे सकते कि दूसरे लोग आके आपके मुल्क में बैठे। लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अमेरिकन ड्रोन्स को नहीं हम इजाजत देनी चाहिए, हमें खुद अटैक करके साफ करना चाहिए। एब्सोल्युटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक ब्रेक करीब आ गई है। मैं सिर्फ आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये बात जो की है डॉक्टर अताउर रहमान ने, बात है हम भी यही कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दें पीस टॉक्स के लिए। वो जब कामयाब होंगी, जब अमेरिका भी कहे हाँ इस टाइम पीरियड में हम ड्रोन बंद कर रहे हैं और आप अपना अमन की कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो सीजे साहब कल टर्म कंप्लीट हो रही है, तो बहुत से इशू पे कहते हैं इस्लामाबाद में पुलिस वाला इसलिए गोली नहीं चलाता कि अगले दिन अदालत बुला लेगी। ये मुझे वैसे इतफाक नहीं है इस बात पे, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। मिसिंग पर्सन हो, आपकी बेसिक ह्यूमन राइट्स हो, बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव डिसीजन थे जिस पे हुकूमतें डरती थी। लाइक गिलानी साहब ने एक OGTCL के मैट्रिक पास शख्स को चेयरमैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया। अब क्या होगा आफ्टर सीजे? ये ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। जनरल कियानी पाकिस्तान में तवील अरसा बड़ी अहम पोजीशन पर रहे, DGISI वाइस चीफ और फिर 6 साल फौज के सरबराह। इसके अलावा हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मिसाल है इफ्तिखार चौधरी साहब, जो 2000 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, उसके बाद चीफ जस्टिस बने। और लेकिन इब्तदाई तौर पर उनके 3 साल वो थे जिसमें उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया था। लेकिन मार्च 2007 के बाद वाली सुप्रीम कोर्ट किसी और शक्ल में हमें नज़र आई, और फिर उनके जो लास्ट 5-6 ईयर्स हैं उसमें बड़ी अग्रेसिव सुप्रीम कोर्ट नज़र आई, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन भी पकड़ लेती थी। स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन हो, आला ओहदों पर तैनाती हो, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का मामला हो, मिसिंग पर्सन हो या कहीं ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, इवन चीनी की कीमत मुकर्रर करने के फैसले भी उन्होंने पकड़ लिए। बिजली की लोड शेडिंग कैसे होगी इसके ऊपर भी उन्होंने फैसला पकड़ा। बहुत से अच्छे काम भी किए, करप्शन के खिलाफ दीवार बने, RPPs के मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगा कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तरीन साहब, नवाज शरीफ साहब के सामने अब ना जनरल कियानी है, ना इस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का लास्ट वर्किंग डे होगा, तो मियाँ साहब कैसे हमें नज़र आएंगे? प्रेसिडेंट उनका, आर्मी चीफ उनकी मर्ज़ी से आए हुए, और चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो भी अब कल से चीफ जस्टिस बन जाएंगे, परसों से उनका पहला ऑफिस का डे हो। जी, मैं पहले एक अर्ज़ कर दूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर मैं आपके जनरल सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में पिछले सालों में इनकी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की वजह से भी, और जो खड़े हुए अपनी इनको जब गलत तरीके से उतारा गया, तो एक पावर बन गई है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने पावर ले ली है। पहले फौज की बी टीम जानी जाती थी, जी हाँ, अब तगड़े हो गए, अब तगड़े हो गए हैं और ये एक पावरफुल अदारा बन गया है, और इसकी आज़ादी जो है इस पर किसी को शक नहीं है। ये आपको बता दूं, इदारे जिनको जब इतने स्ट्रांग हो जाएं, तकड़े हो जाएं, उनमें ये चीज़ आ जाए, वो इतनी जल्दी अपनी पावर देंगे नहीं। बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर छोड़ दें तो। मैं मानता ही नहीं हूँ, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, और कि ये इदारा अब ये इतना फ़र्क पड़ जाएगा इतना लोग समझ रहे हैं। और जो अब चीफ जस्टिस साहब हैं, वो उनका आप रिकॉर्ड देखें। क्या प्राइम मिनिस्टर जो है इन तब्दीलियों के बाद ज़्यादा तगड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नजर आएंगे? जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान के बाहर ज़्यादा टाइम गुजारा है, पाकिस्तान के अंदर कम गुजारा है, क्या वो बदल जाएगा? बिल्कुल। देखें, जैसे मोइन साहब ने शुरू में कहा था, सही लोग सही जगह पे लगाएंगे, किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर ये सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर समझती है, अपनी ताकत को समझती है, समझती रहेगी, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, यकीन भी है कि ये वैसे ही खड़े रहेंगे, स्ट्रांग और ताकतवर जैसे आज खड़े हैं, और ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का आपने सवाल पूछा कि मैं एक बात इस पे अर्ज करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड ये है कि जब जितने ज्यादा वो ताकतवर होते हैं ना, उतनी जल्दी गलती करते हैं। जितने ज्यादा ताकतवर होते हैं उतनी जल्दी गलती। 2/3 मैंडेट ली थी, तो आप देखें 2 साल के अंदर उन्होंने मैंडेट के साथ क्या किया। जब पहली दफा आए थे, जब इतनी भारी मैंडेट नहीं थे, तो उस जमाने में नवाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे काम किए थे, आपको याद होगा। पूरे मुल्क की मईशत को उन्होंने ग्रोथ पे डाला, बड़ा कुछ किया, पूरा जो लिबरलाइज किया था पहले क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, जनरल मोइन से भी पूछते हैं, जनरल मोइन साहब नए आर्मी चीफ और देखिए, एक तो मैं अर्ज करूं, पहले से बेहतर फैसला मैं ये बात अर्ज, देखिए बात ये है कि ये जो कोर्ट ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की है और एग्जीक्यूटिव की जो सुपरमेसी से उससे छुटकारा पाया है, वो एक अवामी तहरीक के बलबूते पर पाया है। इसमें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, मीडिया और अवाम और पॉलिटिकल सब लोग जो थे, उन्होंने इसमें 2 साल तक हिस्सा लिया है। तो इसलिए ये इस अदारे ने अपना जो इंडिपेंडेंस विन किया है, और पाकिस्तान के लोगों ने इसको पसंद किया कि हमारी जुडिशरी जो है वो किसी की जेब की छड़ी ना बने, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो जो बिल्कुल मेरिट पे रिलीफ सबको दे। तो ये एक अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये रवायत अभी मजबूत तर होती चली जाएगी, इसको मेरे ख्याल से कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूं कि हम कहें कि जी उस आदमी ने फ़लाने को अपॉइंट कर दिया तो फ़लाने को अपॉइंट कर दिया। देखिए, तमाम लोग जो हैं उनके एक कैरियर है, 30-35 साल के बाद एक प्रोफेशनल तरीके से ऊपर आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुनासिब समझा कि इस फौज को लीड करने के लिए मुनासिब तरीन आदमी हैं, उन्होंने उनको चार्ज दिया। और तो उनका मतलब तो ये नहीं है कि अगर आपने उसको अपॉइंट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि कोई गलत काम भी होगा या कोई इस तरह का होगा तो फौज सर झुका के जो है वो हर बात में हाँ हाँ करती चली जाएगी। वो बात नहीं, हर कोई अपने दायरे कार में रहकर अपने कौम और मुल्क की खिदमत करता है,
और गैर जरूरी तौर पर उनको छेड़ा जनरल न मोइन जाए साहब, या क्विकली बिल्कुल एंड उनके के करीब दायरे- हूं मैं। अफगानिस्तान और इंडिया पॉलिसी हमारी ऐसी है जिसमें नवाज शरीफ साहब की जो अप्रोच है वो लग रहा है ये कि पिछले 4-6 माह में एटलीस्ट वो नहीं है जो हमारी पिंडी की अप्रोच है। तो आपको लगता है कि ये कमिंग डेज के अंदर ये कोई नहीं, issue मेरा बन ख्याल से जाएगा या देखिए दोनों एक देखिए पे हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन देखिए फौज भी इन सब मजबूरियों को समझती है। वो जानती है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक ठीक करना ज़रूरी है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करना ज़रूरी हैं। ये मत भूलिए कि फ़ौज के जर्नैली थे मुशर्रफ साहब जो आगरा गए थे और उन्होंने सरतोड़ कोशिश की थी कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात सर, को लेकिन बेहतर वही बनाया जनरल जाए, थे जिन्होंने फौजी लाहौर होते हुए में भी। क्या किया था जब वाजपेयी पाकिस्तान जी। आए थे। जी वो है, मानता हूं मैं, उसके बाद अकल आ गई ना। तो अब बात यह है कि मेरे ख्याल से फौज भी इन सब चीजों को समझती है। नहीं सर, लेकिन ये cut मैं off आपसे date कहता कौन हूं, सी फौज होगी, भी you never इन know। बारीकियों को समझती है और मेरे ख्याल से फौज अपना हिस्सा जो है इस सिलसिले में गवर्नमेंट की पॉलिसियों में जरूर डालेगी। तरीन साहब, मजबूती लास्ट से मिनट है तरीन साहब से भी और इस वक्त जी, मैं- पॉलिटिकल आप- सुपरमेसी भी कायम हो रही है। देखें, ये नवाज शरीफ साहब और इस हुकूमत की अगर इनकी गवर्नेंस ठीक हो, कामयाबी से ये इस मुल्क को बेहतर करें, सही सिमत में ले आएँ और ये डिसाइसिव हों और हमें नज़र आए आवाम को और तमाम इदारों को कि ये सही रास्ते पे हैं, काम कर रहे हैं और बुनियादी फैसले कर रहे हैं, डीप डिसीजन ले रहे हैं, बुनियादी तब्दीली लेके आ रहे हैं, तो ये इनकी ताकत बहुत बढ़ेगी और ये बट एज ए बहुत अच्छी तरह चलती है। मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो इलेक्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव है ही शुड टेक डिसीजंस, लेकिन वो टकराव वाला रास्ता ना निकला है। जी बिल्कुल, उसको लेना चाहिए डिसीजन, मगर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेके लेते हैं ना, और सियासत इसी का तो नाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इनकी जो परफॉर्मेंस, जो इनकी कामयाबी है वो इनकी डायरेक्ट परफॉर्मेंस रिलेटेड है। अवाम पाकिस्तान के जो हैं अब बिल्कुल एंड पे आए हुए हैं, पेशेंस बहुत कम है, सब्र कम है और वो चाहते जल्दी हैं कि फैसले लेने जल्दी फैसले करें और कम अज़ कम ऐसे सही एक डायरेक्शन में तो निकले ना। मगर अभी भी यही काम कर रहे हैं। जैसे पहले येलो कैब स्कीम थी, अब स्टूडेंट लोन स्कीम है, अभी भी क्विकली डिसाइड करें। लोगों का पेशेंस जो है वो खत्म हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब, जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।